इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ तेज़ी से हो। लूसी की मौत के बाद काफ़ी कुछ बदल गया था। उसका कॉफिन अभी भी घर के अहाते में रखा हुआ था और उसे दफनाने में शायद अभी एक दिन बाकी था। यहाँ लूसी के घर पर उसे आखिरी बार देखने आए ज्यादातर लोग अपने घर जा चुके थे, सिवाय जॉन, आर्थर और प्रोफेसर वैन हेल्सिंग के। डॉक्टर जॉन और आर्थर उस रात सोफे पर ही सोते रहे, पर प्रोफेसर की आंखों में नींद नहीं थी। वो रात भर यहां वहां टहलते रहे और पूरे घर के चक्कर लगाते रहे। दूसरी तरफ मीना और जॉनथन, मिस्टर हॉकिंस, जिनकी अचानक ही मौत हो गई थी, उनके फ्यूनरल के लिए एग्जिटर की ट्रेन पकड़कर निकल चुके थे। लूसी के साथ अब तक क्या हुआ था, इसके बारे में उन्हें कोई खबर नहीं थी। 22 सितंबर को अपने जर्नल में मीना हारकर लिखती है, एग्जिटर पहुंचने पर स्टेशन से बाहर आकर हमने हाइड पार्क कॉर्नर के लिए बस पकड़ी, पर ट्रेन में इतना सफर करने के बाद हम कुछ देर पैदल चलना चाहते थे। इसीलिए हम दोनों बस से उतरकर थोड़ा टहलते हुए आगे बढ़ने लगे। जॉनथन ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, पर पता नहीं क्यों उसने अचानक बड़ी जोर से मेरा हाथ दबाया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने दबी आवाज में कहा, हे भगवान। जॉनथन ने कुछ देखा था। मैंने उस तरफ देखा तो वो एक लड़की को देख रहा था जो कि एक बग्घी में बैठी थी, पर वो शायद उसे नहीं घूर रहा था। वो तो उस लड़की को घूर रहे एक दूसरे पतले लंबे से आदमी को देख रहा था। जॉनथन की आंखें बड़ी हो गई थीं और उसके चेहरे पर डर था। जब से जॉनथन हॉस्पिटल से बाहर आया है, मुझे उसकी काफी चिंता रहती है। वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और काफी कमजोर है। न जाने ये कौन था। उस आदमी का चेहरा बड़ा ही अजीब सा लंबा सा था और उसके सुर्ख लाल होठों के बीच से उसके वो तीखे सफेद दांत दूर से ही चमक रहे थे। वो आदमी सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था, पर उसका ध्यान उस लड़की पर इतना ज्यादा था कि वो हमें देख नहीं पाया था। जॉनथन उस आदमी को देखकर पीला पड़ गया था। मैंने उससे पूछा कि क्या वो उस आदमी को जानता है। इस पर उसने अपनी नजर घुमा ली और उल्टा मुझसे ही पूछने लगा कि क्या तुम उसे जानती हो। मेरे लिए तो वो अनजान आदमी ही था, पर मैं कुछ कहती इससे पहले ही जॉनथन बोला, ये वही आदमी है। जॉनथन के चेहरे पर डर था। अगर मैं उसे नहीं संभालती तो वो शायद गिर जाता। जॉनथन का ध्यान वापस से उस आदमी की तरफ गया जो कि अब उस लड़की को घूर रहा था। वो लड़की एक दुकान के बाहर बग्घी में शायद कुछ सामान लेने आई थी। एक आदमी दुकान से बाहर निकला और उसने एक पार्सल उस लड़की को दिया। इसके बाद वो लड़की वहां से चली गई। वो आदमी जो कि अब भी उस लड़की को घूर रहा था, उसकी नजरें उस पर टिकी हुई थीं और वो धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ता हुआ उस लड़की के पीछे निकल गया। जॉनथन खड़े खड़े बड़बड़ा रहा था। मुझे पक्का यकीन है कि ये काउंट ही है, पर अब ये पहले से जवान हो गया है। हे भगवान, काश मैं ये पहले ही समझ जाता। काश मैं ये पहले ही समझ जाता। मैंने जॉनथन की हर बात सुनी, पर उससे कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़कर मैं उसे दूसरी दिशा में ले गई। जॉनथन भी मेरे साथ ही चलता रहा। मैं चाहती थी कि हम कुछ देर साथ बैठें, इसीलिए हम एक पार्क में बेंच पर बैठ गए। पर जॉनथन, शायद वो ठीक नहीं था। उसने अपना सर मेरे कंधे पर रखा और सो गया। वो करीब आधे घंटे तक सोता रहा। जागने पर उसे जैसे कुछ याद ही नहीं था।
ये शायद उसकी बीमारी ही थी जिसकी वजह से वो कई बातें भूल जाता था। उसने मुझसे कहा कि चलो हम कहीं बैठकर चाय पीते हैं। शायद जॉनथन के मन का डर ठीक से समझने के लिए मुझे उसकी डायरी पढ़नी ही होगी, पर अभी नहीं। जब मैं अपने घर आई तो प्रोफेसर वैन हेल्सिंग का टेलीग्राम और वो दर्दनाक खबर मेरा इंतजार कर रहे थे। उस टेलीग्राम में लिखा था कि लूसी और उसकी मां की मौत हो चुकी है और आज ही उन दोनों को दफना दिया गया है। ये हम सबके साथ क्या हो रहा है? एक एक करके सारी खुशियां हमसे दूर जा रही हैं और मेरे आसपास जो लोग हैं जिन्हें मैं प्यार करती हूं उनमें से एक भी सही सलामत नहीं है। पहले मिस्टर हॉकिंस और अब लूसी और उसकी मां। जॉनथन की हालत भी अच्छी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करो। 22 सितंबर को डॉक्टर जॉन सेवर्ड अपनी डायरी में लिखते हैं, यहां पर सब खत्म हो गया। आर्थर और उसका दोस्त क्विंसी मॉरिस अपने घर जा चुके हैं और वैन हेल्सिंग आज ही सोए हैं। वो पिछले 2 दिनों से लगातार जाग रहे थे। उन्हें आज दोपहर एम्स्टर्डम निकलना है और उनके मुताबिक वो कल शाम ही वापस आ पाएंगे। अपने काम के बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ मुझे नहीं बताया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि इस काम को उन्हें खुद ही अंजाम देना होगा। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि लूसी की मौत के बाद उन्हें यहाँ लंदन में कुछ बहुत ही जरूरी काम निपटाने हैं और इसीलिए वो अब यहीं रुकेंगे। उनके यहाँ रुकने से मुझे काफी खुशी होगी। वैसे भी मुझे अकेले डॉक्टर को कुछ कंपनी तो मिल ही जाएगी, पर लूसी की मौत के बाद से शायद प्रोफेसर को कुछ सदमा सा लगा था। जब हम दोनों प्रोफेसर को छोड़ने के लिए स्टेशन जा रहे थे तब बग्घी में बैठे बैठे वो अचानक जोर जोर से हंसने लगे, पर उनका हंसना जल्दी ही रोने में बदल गया था। कुछ देर बाद वो चुप हुए और कहने लगे, मेरे दोस्त जॉन, कहने को तो तुम मेरे स्टूडेंट हो, पर तुम मेरे लिए एक दोस्त से भी बढ़कर हो। मुझे आज तक किसी ने भी रोते हुए नहीं देखा। मुझे उस बेचारी लड़की के मरने का दुख खाए जा रहा है। इतना समय, अपनी जिंदगी भर का अनुभव और यहां तक कि अपना खून देने के बाद भी मैं उसे बचा नहीं पाया। और आर्थर, जरा सोचो उस लड़के पर क्या बीत रही होगी। मैं प्रोफेसर की बातें तो समझ पा रहा था, पर उनके हंसने का कारण नहीं। शायद वो अपनी इस नकली हंसी से अपने दुख को खुद से ही कम करने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने उनसे जरा भी बहस नहीं की और फैसला किया कि हर तरह से मैं उनका साथ आने वाले जिस खराब वक्त की वो बात कर रहे थे उसमें जरूर दूंगा। 23 सितंबर, मीना हार्कर की डायरी। जब से जॉनथन को मिस्टर हॉकिंस की सारी जायदाद विरासत में मिली है, उसका काम भी काफी बढ़ गया है और मुझे खुशी है कि वो खुद को व्यस्त रख पा रहा है। वो दिन भर तो अपने ऑफिस में काम ही करता रहता है और शाम को ही घर आ पाता है। मेरे पास उसकी डायरी को पढ़ने का ये अच्छा मौका था, इसीलिए मैंने कमरा बंद किया और जॉनथन की डायरी निकाली। 24 सितंबर, मीना हार्कर की डायरी। पिछली रात अपनी डायरी में कुछ भी लिखने की हिम्मत मुझसे नहीं हो रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जॉनथन की डायरी में जो भी लिखा था वो पढ़कर मेरा दिमाग खराब हो चुका है। क्या उसने ये सब देखा और झेला है? और क्या ये सब सच भी है? कहीं अपनी डायरी उसने अपने दिमागी बुखार आने के बाद तो नहीं लिखी? पर अगर ये सच है तो मैं सिर्फ सोच ही सकती हूं कि वो कैसे इन सब से बाहर निकला होगा। पर यह भी तो हो सकता है कि उसे ये दिमागी बुखार ये सब झेलने के बाद ही आया हो। उसकी डायरी में सब कुछ बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है और उसने हर दिन की छोटी बड़ी बात इसमें लिख रखी है। जॉनथन कोई राइटर तो नहीं है, वो ये सब बातें यूं ही क्यों लिखेगा? पर उस दिन जब उसने उस आदमी को देखा था तो वो ये भी कह रहा था
कि काउंट लंदन आ चुका है। वो मुझसे झूठ तो नहीं बोलेगा। उसने मुझसे कहा भी था कि मैं इस डायरी को तभी पढ़ूं जब हमारी जिंदगी दांव पर लगी हो। कुछ भी हो, मैं उसे इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी, पर इस डायरी में जो भी लिखा है उसे मैं कहीं और लिख कर रख लेती हूं। शायद मुझे यह सब किसी और को भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा यही रहेगा कि मैं अपने टाइपराइटर से इस डायरी की सारी जरूरी बातों की एक कॉपी तैयार कर लूं। 24 सितंबर को ही प्रोफेसर वैन हेल्सिंग की एक चिट्ठी मीना को मिली, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो जल्द से जल्द मीना से मिलना चाहते हैं। मीना से उनका सीधा परिचय तो नहीं था, पर प्रोफेसर ने अपनी चिट्ठी में मीना को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्होंने मीना को यह भी बताया था कि आर्थर की इजाजत लेकर उन्होंने मीना और लूसी की सारी चिट्ठियां जो उन्होंने एक दूसरे को लिखी थी वो पढ़ लिए थे, और उन्हें मीना और जॉनथन की काफी चिंता थी। मीना ने भी उन्हें टेलीग्राम भेजकर अगले दिन ही आने की इजाजत दे दी थी। 25 सितंबर को मीना अपनी डायरी में लिखती है, प्रोफेसर वैन हेल्सिंग से मैं पहली बार मिली हूं और वो एक मजबूत इच्छा शक्ति के इंसान लगते हैं। वो देखने में बहुत ही सख्त मिजाज इंसान है, पर पता नहीं क्यों अंदर से वो मुझे काफी अच्छे मालूम होते हैं। आखिर वो लूसी, आर्थर और जॉन के दोस्त हैं, तो मैं उन पर भरोसा तो कर ही सकती हूं। उनका व्यवहार मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। मैंने उन्हें जॉनथन की परेशानी के बारे में बताया और अपने टाइप किए हुए सारे कागज पढ़ने को दिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वो कुछ देर रुककर 2-4 कागज पढ़ सकते हैं। मैंने उन्हें लंच के लिए रोक लिया और कहा कि वो आराम से बैठें और जितनी देर चाहें वो कागज पढ़ते रहें। लंच के लिए मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया और कुछ देर बाद जब मैं वापस आई तो मैंने उन्हें कमरे में यहां वहां टहलते हुए पाया। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, पर मुझे महसूस हो रहा है कि वो यहां सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आए हैं। उनके आने की शायद कुछ और वजहें भी हैं जो वो मुझे नहीं बता रहे। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें कल तक का वक्त दूं, जिससे वो सारे कागज ठीक से पढ़ सकें और किसी नतीजे पर पहुंच सकें। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो कल यहां आएंगे और मुझसे और जॉनथन दोनों से ही लंच पर मिलेंगे। प्रोफेसर कह रहे थे कि वो इस दुनिया में अकेले हैं और जिन भी कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें वो अपना दोस्त समझते हैं वो उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जाते हुए उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अगर कभी भी जॉनथन और मुझे उनकी जरूरत पड़े तो वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बाहर निकलते वक्त वो मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देकर गए। अगले दिन सुबह सुबह मीना को प्रोफेसर की चिट्ठी मिली, जिसमें उन्होंने मीना को वो टाइप किए हुए सारे कागज देने के लिए शुक्रिया कहा था। उनके मुताबिक मीना ने उन पर बहुत बड़ा एहसान किया था। उन्होंने लिखा था कि वो जॉनथन की चिंता बिल्कुल ना करे, ना तो उसका दिमाग खराब है और ना ही उसने अपनी डायरी में मनगढ़ंत बातें लिखी हैं। उसकी डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब सच है और मीना को उसका खूब ख्याल रखना चाहिए। ये चिट्ठी पढ़कर मीना को ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर वैन हेल्सिंग जो भी या जिसे भी ढूंढ रहे थे उसका एक बहुत बड़ा सुराग उन्हें मिल गया था। 25 सितंबर को ही हैम्पस्टेड गजेट में, जो कि हैम्पस्टेड की एक स्थानीय पत्रिका है, उसमें एक खबर छपी थी। उस खबर के मुताबिक आसपास के इलाकों से कुछ बच्चे जो कि शायद अपने घरों से खेलने के लिए निकले थे, रात तक भी अपने घर नहीं पहुंचे थे और अपने घर वालों को सुबह अपने घरों से कुछ दूर सोते हुए मिले थे। जब उनसे पूछा गया कि वो कहां गए थे या फिर उन्हें कोई अपने साथ ले गया था, तब उनका जवाब था कि वो एक ब्लूफर लेडी के साथ थे। उन्होंने बताया कि वो ब्लूफर लेडी उन्हें अपने साथ टहलने के लिए लेकर गई थी, पर उसके अलावा उन्हें कुछ भी याद नहीं था। और एक सीरियस बात थी, जो भी बच्चे गायब हुए थे उनके गले पर चोट के निशान थे।
जैसे किसी ने 2 सुइयां उनके गले पर चुभा दी हों। लोगों में यह अफवाह फैली हुई थी कि शायद ये निशान किसी आवारा कुत्ते के काटने से बने हों। पर पुलिस का कहना था कि अगर कोई आवारा कुत्ता किसी पर हमला कर भी दे तो वह ऐसे निशान बनाकर अपने शिकार को नहीं छोड़ेगा। कुत्ते जब भी किसी पर हमला करते हैं तो उसे बहुत ही बुरी तरह से काटते हैं और उसके शरीर से मांस तक नोच लेते हैं, और फिर ये बच्चे पूरी रात कहां गायब रहते हैं। 25 सितंबर की शाम को एक और बच्चा लापता हो गया और सुबह वो झाड़ियों में बेहोश मिला। उसके गले पर बाकी बच्चों जैसे ही 2 निशान थे और वो बहुत कमजोर हो गया था। उसके शरीर से जैसे पूरा खून ही निकाल लिया गया था। शायद ये भी उसी ब्लू फर लेडी का ही काम था। 26 सितंबर, डॉक्टर जॉन सीवर्ट की डायरी। लूसी के जाने के बाद हम सब की जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया है। मुझे वापस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मैं इस हादसे का ज्यादा तनाव न लूं। मेरा वो लाइफ ईटर पेशेंट रेनफील्ड, जो ये मानता है कि इस दुनिया में जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अपने अंदर किसी दूसरी जिंदगी को समा लेना, वो अब थोड़ा बेहतर है। उसने कई दिनों से किसी से झगड़ा नहीं किया है। उसका वो मक्खियां पकड़ने और उन्हें मकड़ियों को खिलाने का खेल दोबारा शुरू हो चुका है। मैंने चिट्ठी लिखकर आर्थर और क्विंसी से भी बात की है। वो भी अपने काम में लग चुके हैं और आर्थर खुद को बहुत व्यस्त रखने लगा है। पर प्रोफेसर वैन हेल्सिंग, वो न जाने किन चक्करों में पड़े हुए हैं। कल वो मीना और जॉनथन से मिलने एग्जिटर गए थे और रात में वहां रुककर वो आज शाम को सीधा मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने धड़ाम से मेरे ऑफिस का दरवाजा खोला था और हैम्स्टेड गैजेट मेरी मेज पर पटक दिया था। उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने मुझसे कहा, ये देखो जॉन, पता है ये क्या है? मैंने वो गैजेट उठाया और उसे पढ़ा। प्रोफेसर ने मुझसे कहा, जो बच्चे रात में अगवा किए गए थे उनकी गर्दन पर भी लूसी जैसे ही निशान थे और उनके शरीर में भी खून की भारी कमी पाई गई थी। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है जॉन? मैंने तपाक से कहा, हां, मैं समझ गया। लूसी और इन बच्चों को एक ही जैसी बीमारी हुई है। मेरी बात सुनकर प्रोफेसर को जैसे काफी निराशा हुई। उन्होंने कहा, जॉन, क्या तुम पागल हो? तुम समझदार तो हो, तर्क भी अच्छा लगाते हो, पर तुम अपना दिमाग खुला नहीं रखते और कई संभावनाओं को पहले ही नकार देते हो। वो आगे बोले, जॉन, मॉडर्न साइंस पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर साइंस के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता। कभी सोचा है कि एक हाथी, जो कि हम इंसानों से कम इंटेलिजेंट है, कैसे सालों तक अपनी देखी हुई हर बात बिल्कुल सटीक तरह से याद रखता है? कभी सोचा है कि एक कछुआ कैसे सैकड़ों सालों तक सिर्फ बेकार की चीजें खाकर जिंदा रह पाता है? या फिर एक भारतीय साधु, जो कि अपनी इच्छा से समाधि ले लेता है और उस समाधि को मिट्टी से भर देने के बाद वो महीनों तक वैसे ही वहीं बैठा रहता है और जब चाहे वहां से वापस जिंदा होकर बाहर आ जाता है। कभी सोचा है जॉन? प्रोफेसर मुझसे जो भी कह रहे थे वो सब सच था, पर वो मुझे ये सब शायद मेरा दिमाग खोलने के लिए समझा रहे थे। उन्होंने मुझसे कुछ देर और तरह तरह के तर्क किए और मुझे मना लिया कि आगे वो जो भी कहेंगे मैं उस पर विश्वास करूंगा। मैंने उनसे आगे पूछा, प्रोफेसर, अब आप मुझे बता सकते हैं उन बच्चों के साथ ऐसा किसने किया? प्रोफेसर एक लंबी सांस लेकर आराम कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने बड़े ही हताश लहजे में कहा, उन बच्चों के गले पर वो निशान लूसी ने बनाए हैं। एक पल के लिए तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अपनी जगह पर खड़ा होकर उन पर चिल्लाने ही वाला था कि मैं रुक गया। मैंने वैन हेल्सिंग से कहा, क्या आप पागल हो गए हैं? आप लूसी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? उस बेचारी लड़की को मरे हुए कितने दिन हो चुके हैं।
प्रोफेसर ने बड़े ही शांत लहजे में मुझसे कहा, जॉन, मैं तुम्हें खुद पर आंख बंद कर भरोसा करने को नहीं कह रहा। मैं जो कह रहा हूं उसे साबित भी कर सकता हूं। बोलो, क्या तुम आज रात मेरे साथ ये सबूत देखने चलोगे? मुझे लग रहा था कि प्रोफेसर क्या बकवास कर रहे हैं, पर मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि एक बार जाकर देखने में आखिर बुराई क्या है। अगर मेरा नहीं तो कम से कम प्रोफेसर का भ्रम तो दूर ही हो जाएगा। पर उससे भी पहले उन्होंने कहा कि हमें हॉस्पिटल चलकर उस बच्चे को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। नॉर्थ हॉस्पिटल के डॉक्टर विंसेंट को मैं पहले से जानता हूं। वो मेरे साथ एम्स्टरडैम में पढ़ते थे और वो हम दो डॉक्टरों को ये केस जरूर देखने देंगे। मैंने प्रोफेसर से पूछा कि उसके बाद हम क्या करेंगे। प्रोफेसर ने जवाब दिया, इसके बाद मेरे दोस्त हम दोनों ही रात में उस ग्रेवयार्ड में बैठकर लूसी के बाहर निकलने का इंतजार करेंगे। ये कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और हवा में उछाल दी। ये सब मुझे प्रोफेसर का पागलपन ही लग रहा था, पर मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। पहले हम दोनों हॉस्पिटल पहुंचे और हमारी खुशकिस्मती थी कि वो बच्चा जो आज सुबह ही बरामद हुआ था वो जाग रहा था। डॉक्टर विंसेंट ने उसके गले से पट्टी हटाई और हमें वो दो छोटे छोटे छेद दिखाए। ये निशान हूबहू लूसी के गले पर बने निशानों से मेल खाते थे, पर ये निशान थोड़े छोटे थे। डॉक्टर विंसेंट ने कहा कि ये निशान किसी चूहे के दांतों जैसे लगते हैं, पर ये किसी चमगादड़ के भी हो सकते हैं। वैसे भी हम सब वैम्पायर बैट्स के बारे में जानते हैं और कई लोगों ने लंदन में रात को एक बहुत बड़े चमगादड़ को उड़ते हुए देखा है। पर हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स, उसके दिमाग में शायद कुछ और चल रहा था। वो मुझे अकेले में एक तरफ ले गई और एक और जरूरी बात बताई। उसने कहा कि यह बच्चा जब नींद से जागा था तब बाहर जाने की जिद कर रहा था। नर्स के पूछने पर उस बच्चे ने बताया कि उसे ब्लूफर लेडी के साथ खेलने जाना है। प्रोफेसर ने डॉक्टर विंसेंट से कहा कि वो कुछ दिन इस बच्चे को यहां हॉस्पिटल में ही रखें और उस पर कड़ी नजर रखें, खास करके शाम को। अब तक शाम हो गई थी, पर प्रोफेसर को ग्रेवयार्ड जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने कहा, जॉन, अभी हमें कब्रिस्तान जाने में बहुत समय है, अभी तो सिर्फ शाम हुई है। हम दोनों ने बाहर ही डिनर किया और रात करीब 10 बजे हम उस डाइनर से निकल पड़े। इस वक्त लंदन दिन की तरह खूबसूरत नहीं बल्कि काफी डरावना लग रहा था। मंद मंद टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट्स बस इतनी ही रोशनी कर पा रही थी कि हमें अपना रास्ता दिखाई दे जाए, और यहां वहां रोते हुए कुत्तों की आवाजें उस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मैं इतनी रात में पहले कभी इस तरह सड़क पर पैदल नहीं घूमा था और मेरे लिए यह सब बहुत ही रोमांचक था। हम दोनों को कब्रिस्तान पहुंचने में करीब 20 मिनट लगे, जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। मैं और प्रोफेसर दीवार कूदकर अंदर आए। हमें पता था कि लूसी का कॉफिन कहां रखा हुआ था। वो कब्रिस्तान के एक अलग सेक्शन में था, जिसके दरवाजे पर ताला लगा रहता है। प्रोफेसर ने चाबी निकाली और उस पुराने से दरवाजे को खोल दिया। उन्होंने अपना बैग एक तरफ रखा और उससे माचिस और मोमबत्ती निकाली। मोमबत्ती की रोशनी में मैंने देखा कि वो फूल जो हमने लूसी के कॉफिन पर लगाए थे वो अब सूख कर बेजान हो चुके थे और हर जगह बस बड़ी बड़ी मकड़ियां और कीड़े ही दिखाई दे रहे थे। मैंने मोमबत्ती अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और प्रोफेसर एक रेंच से लूसी का कॉफिन खोल रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, जॉन, या तो आज तुम गलत साबित होगे या फिर मैं। कॉफिन के उस सजावटी ढक्कन के अंदर एक साधारण सा लकड़ी का बक्सा था जिसमें लूसी की डेड बॉडी रखी हुई थी। प्रोफेसर ने एक छोटी सी ड्रिल निकाली
और लकड़ी में छेद करना शुरू किया। कुछ ही देर में उन्होंने कॉफिन में इतना बड़ा छेद कर दिया कि उसमें आंख लगाकर हम अंदर देख सकते थे। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे उम्मीद थी कि अंदर से लूसी की सड़ती हुई लाश की बदबू और कई तरह की गैसेस उस छेद से बाहर आएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। प्रोफेसर ने एक बार कॉफिन के अंदर देखा और मोमबत्ती अपने हाथ में लेते हुए मुझे देखने का इशारा किया। मैंने कॉफिन के अंदर देखा तो वो एकदम खाली था। मुझे एक सदमा सा लगा था। प्रोफेसर ने मुझसे कहा, जॉन, अब तुम्हें यकीन है मेरी बात पर? मैं भौंचक्का सा खड़ा था, पर मैं प्रोफेसर से अब भी लड़ रहा था। मैंने कहा कि इससे तो बस एक ही बात साबित होती है, और वो ये कि लूसी की लाश यहां नहीं है। हो सकता है किसी ने उसकी लाश को चुरा लिया हो। मैंने प्रोफेसर से कहा कि आप तो जानते हैं कि कई मेडिकल स्टूडेंट्स को इसके लिए जेल भी हो चुकी है। प्रोफेसर ने मुझसे जरा भी बहस नहीं की। सबसे पहले उन्होंने कॉफिन को वापस पहले की तरह बंद किया, अपना सारा सामान समेटा और मुझसे बाहर आने के लिए कहा। उस कमरे से बाहर आते वक्त उन्होंने उस पर वापस ताला लगा दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली। उन्होंने मुझसे कहा कि हम दोनों कब्रिस्तान के दोनों तरफ एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और इंतजार करते हैं। मैंने भी वैसा ही किया। मैं अभी पेड़ के पीछे छुपा ही था कि चर्च टावर की घंटी बजी। अभी रात के 12 बज रहे थे। मुझे प्रोफेसर पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ऐसे चोरों की तरह छुपना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर कुछ ही देर में मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि मैंने कुछ दूरी पर एक सफेद कपड़ों में किसी को कब्रिस्तान की तरफ आते देखा, और उसी वक्त एक काला साया प्रोफेसर के पास से होता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन काफी बढ़ गई थी, क्योंकि उस अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि यह कौन था। पर मैं बिना आहट किए कब्र पर लगे पत्थरों के पीछे से होता हुआ एक तरफ हट गया। वहां इतने घने पेड़ थे कि मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैं इतना तो देख पा रहा था कि सफेद कपड़ों में एक साया लूसी की कब्र की तरफ गया तो था। मुझे कुछ और भी आवाजें सुनाई दी। मैंने प्रोफेसर की तरफ देखा तो उन्होंने एक बच्चे को पकड़ा हुआ था और उसका मुंह बंद किया हुआ था। वो बच्चा उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी ये कोशिश बेकार थी। प्रोफेसर धीरे से मेरे पास आए और दबी आवाज में मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें यकीन हो गया? मैंने ना में सर हिलाया। इस पर प्रोफेसर ने कहा कि क्या तुम्हें यह बच्चा दिखाई नहीं देता? मैंने प्रोफेसर से कहा कि हां, मुझे यह बच्चा तो दिखाई दे रहा है, पर इसे यहां लाया कौन? प्रोफेसर ने जवाब दिया कि चलो, यह भी हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। मैंने प्रोफेसर की जेब में हाथ डालकर माचिस निकाली और जलाई। वो माचिस मैं उस बच्चे के गले के पास ले गया तो वहां कोई निशान नहीं था। प्रोफेसर ने कहा कि हम बिल्कुल ऐन मौके पर यहां पहुंचे हैं। प्रोफेसर ने उस बच्चे को मुझे पकड़ाया और अपने बैग से एक रूमाल निकाला। उस पर उन्होंने कुछ दवा छिड़की और वो रूमाल उस बच्चे की नाक पर लगा दिया। वो बच्चा तुरंत ही सो गया। हम दोनों ने ही फैसला किया कि लूसी से पहले हमें इस बच्चे को कहीं छोड़ना होगा। हम ऐसे इसे अपने साथ लेकर नहीं घूम सकते। अगर किसी ने हमें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हमने एक तरकीब निकाली। हमने उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया जहां से बाकी दोनों अगवा किए हुए बच्चे मिले थे। हमने उसे एक ऐसी जगह पर लिटा दिया था जहां से वो बड़ी आसानी से किसी को भी दिखाई दे जाता। सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा हमने प्लान किया था, पर इस सब में काफी समय जाया हो गया था और हम इस वक्त कब्रिस्तान नहीं जा सकते थे। प्रोफेसर ने मुझे अगले दिन दोपहर को मिलने बुलाया। उन्होंने कहा कि हम दोनों को एक दूसरे मिशन पर जाना है। 27 सितंबर, डॉक्टर जॉन सीवर्ट की डायरी।
आज दोपहर को कब्रिस्तान में किसी की अंतिम क्रिया होनी थी और मैं और प्रोफेसर वहां बिल्कुल ठीक समय पर पहुंच गए थे। हमने उस भीड़ का फायदा उठाया और लूसी की कब्र तक पहुंच गए। प्रोफेसर ने चाबी से वो दरवाजा खोला और हम अंदर पहुंचे। उन्होंने केयर टेकर से कह दिया था कि वो ज्यादा देर वहां नहीं रुकेंगे। पिछली रात की तरह ही उन्होंने कॉफिन खोला और उस छेद की तरफ इशारा किया जो उन्होंने कल रात उस बक्से में किया था। उन्होंने कहा, जॉन, पहले तुम्हें बक्से के अंदर देखना चाहिए, उसके बाद मैंने उस छेद से अंदर झांका तो वहां लूसी की लाश रखी हुई थी। मेरे ऊपर जैसे एक बिजली सी गिर गई थी। मैंने दोबारा कॉफिन के अंदर झांका तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लूसी की लाश बिल्कुल भी सड़ी गली नहीं थी, बल्कि उसे देखकर तो ऐसा लगता था कि वो अभी बोल पड़ेगी। वो इतनी सेहतमंद और सुंदर लग रही थी कि मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता था? कोई भी मरा हुआ इंसान अपनी मौत के इतने दिनों बाद भी ऐसा कैसे दिख सकता है? प्रोफेसर ने अपने बैग से एक पतली सी लकड़ी की सींक निकाली और उससे लूसी के होठों को थोड़ा ऊपर किया। उन्होंने कहा, ये दांत देखो जॉन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर इन दांतों से किसी को भी काटा जाए या फिर किसी का खून चूस लिया जाए तो वैसे ही निशान बनेंगे जैसे कि उन बच्चों के गले पर थे? मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने आगे बोलना शुरू किया। जॉन, जिंदगी दो तरह की होती है, एक हमारी मौत से पहले और दूसरी हमारी मौत के बाद। जो लोग खुशकिस्मत होते हैं या फिर जिन पर भगवान का आशीर्वाद होता है, उनकी मौत के बाद की जिंदगी हेवन में शुरू होती है। पर कुछ बदकिस्मत लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। जब लूसी नींद में चल रही होती थी तब किसी वैम्पायर ने उसका खून पिया था, जिसके बाद से ही लूसी के खुद एक अनडेड बनने का रास्ता खुल गया था। ये जो भी है, इसी ने लूसी का खून बार बार पिया है और उसे भी अपने जैसा ही अनडेड बना दिया है। जब लूसी जाग रही होगी, यानी रात को, तब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें, मेरा मतलब मुझे, उसे सोते हुए ही मारना होगा। मेरा खून ठंडा पड़ चुका था। मैं एक डॉक्टर हूं और इतना सब कुछ एक साथ मेरे लिए मान लेना बहुत ही मुश्किल था। शायद मैं कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्टेट में पहुंच चुका था, जहां मैं सच को झुठलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने प्रोफेसर से पूछा, पर वो तो पहले ही मर चुकी है, फिर हम उसे कैसे मार सकते हैं और आप ये करेंगे कैसे? प्रोफेसर ने जवाब दिया, लूसी डेड नहीं, अनडेड है। और जॉन, उसे मारने के लिए मुझे कुछ अनोखे तरीके अपनाने होंगे जिन्हें शायद तुम पसंद नहीं करोगे। मुझे लूसी का सर काटकर उसके मुंह में लहसुन भर देना होगा और उसके बाद उसके दिल में एक लकड़ी की कील ठोकनी होगी। और हमें इस सब में आर्थर की भी मदद चाहिए होगी। मैंने उनसे पूछा कि आर्थर को इस सब में घसीटने की क्या जरूरत है। इस पर उनका जवाब था, जॉन, तुम्हें क्या लगता है कि यह करना हमारे लिए इतना आसान होगा? नहीं, इस काम के लिए हमें कम से कम एक दो भरोसेमंद लोगों की और जरूरत पड़ेगी और मैं आर्थर के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता।